हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ से। मैंने पहले भी समझाया था एंड आई एम रिपीटिंग अगेन। ओम्स लॉ में एक तो आप इस ग्राफ का ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हमारा करंट जो एम्पियर में नापा जाता है वो बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट बढ़ता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो ग्राफ्स आप ध्यान से देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कितना होगा, या करंट इतना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। जितना आपका वोल्टेज बढ़ेगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, उतना ही करंट बढ़ेगा। और यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी वाले साइन को इक्वल में चेंज करने के लिए कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है, इक्वल में चेंज कर लिया और आई को अपॉन में भेज दिया, वी के अपॉन में आई को भेज दिया, और कांस्टेंट को हमने मान लिया आर। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इक्वल टू आई आर। ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। और इसी को हम जब हमें आर निकालना होगा तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई कर देंगे, जब आई निकालना होगा तो वी अपॉन आर कर देंगे। इसी को तीन तरह से हम यूज़ कर लेंगे। जब हमें आई निकालना होगा तो हम वी अपॉन आर कर लेंगे, जब हमें आर निकालना होगा तो हम इसको वी अपॉन आई कर लेंगे। एक ही फॉर्मूले को तीन तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ कहते हैं ये आर क्या है। आर जो है हमारा रेजिस्टेंस, इसका नाम दिया गया है। ये क्या है, ये किसी भी मेटल की, मेटलिक वायर या कोई भी मेटल है उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर एक पावर समझ लो रेजिस्ट करने की, फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करने की। रेजिस्ट मतलब किसी चीज़ के लिए प्रतिरोध पैदा करना, किसी चीज़ को रोकना। तो चार्ज को फ्लो होने से रोकने की एक उसकी अपनी पावर होती है। हर मेटल की अलग अलग होती है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही कम उसमें फ्लो ऑफ चार्ज होगा। ऐसा यूनिट ऑफ, अब इसकी हमारी ऐसा यूनिट है ओम। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम एंड वो ग्रीक लेटर इससे डिनोट की जाती है, ऐसे करके जो बना हुआ है ऐसे। नेक्स्ट है हमारा इफ़ द पोटेंशियल, इसको डिफाइन कैसे करें हम अपने 1 ओम को कैसे डिफाइन करें। तो इसके लिए हमें ये याद रखना होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसको यहाँ अच्छे से डिफाइन किया है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो इस फॉर्मूले से आएगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया, वी इक्वल टू आई आर होता है। आई निकालना हो तो वी अपॉन आर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि जितना अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, जितना करंट ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। ये अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। इन्वर्सली मतलब उल्टा, जितना ये बढ़ेगा उतना ही कम होगा, जितना ही कम होगा उतना ही बढ़ेगा। तो ये चीज़ देख लेना आप, इसमें नेगेटिव भी आ सकता है कि इतना रेजिस्टेंस है तो करंट का फ्लो कितना होगा, वो आप यहाँ पर रख के निकाल देना फॉर्मूले में। या फिर आप ऐसे ही बता सकते हो यहाँ से कि मतलब ये डबल है, अगर आर हम डबल कर दे तो हमारा ये कम हो जाएगा, अगर करंट को ज़्यादा कर दे तो आर हमारा ज़्यादा हो जाएगा, वाइस वर्सा एक दूसरे को उल्टे आइए। नेक्स्ट स्टेप का वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, जब हमें वोल्टेज ना चेंज करनी पड़े और हम चाहते हैं कि अपने आप ही सर्किट में फ्लो जो है वो वेरी करें करंट का, तो वहाँ पर वेरिएबल टाइप के रेजिस्टेंस लेते हैं। अब यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, आप इस एक्टिविटी को पढ़ लेना। लेकिन इस एक्टिविटी का कंक्लूजन है सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल अदर रेजिस्ट द फ्लो। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो फ्लो ऑफ करंट को बहुत जल्दी अलाउ कर देते हैं और कुछ हैं जो उसको रेजिस्ट करते हैं, प्रतिरोध पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। ए कंपोनेंट ऑफ ए गिवन साइज दैट ऑफर ए लो रेजिस्टेंस। अब जो कम रेजिस्टेंस देगा उसके अंदर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ज़्यादा करंट पास होगा, वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। और जिसकी सम अप्लायंसेस रेजिस्टेंस गॉड रेजिस्टर्स, जो ये हम यूज़ करते हैं कंडक्टर्स हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस मतलब है लेकिन बहुत कम है, तो वो हम एज ए रजिस्टर उनको यूज़ करते हैं। कंडक्टर्स हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर्स, उनको हम यूज़ करते हैं जिनका कम रेजिस्टेंस होता है। कंपोनेंट्स ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हायर रेजिस्टेंस इज़ अ पुअर कंडक्टर। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही कम उसमें से फ्लो ऑफ चार्ज होगा और इतना ही वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा।
और यहाँ सबसे ज़्यादा तो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इंसुलेटर्स का होता है, जैसे रबड़ हो गया, शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गई। वो इंसुलेटर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनका रेजिस्टेंस जो है, पावर वो बहुत ज़्यादा होती है। रजिस्ट करने की जो पावर होती है, प्रतिरोध, रुकावट पैदा करने की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। किसके अगेंस्ट? करंट के अगेंस्ट। तो यहाँ आपने देख लिया है कि जो गुड कंडक्टर है वो इसीलिए गुड कंडक्टर है क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस बहुत कम है। और जो इंसुलेटर्स हैं वो इसीलिए फ्लो ऑफ चार्ज अलाउ नहीं करते क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द। अब किसी का रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर या इंसुलेटर में से तो पास ही नहीं होगा। तो कंडक्टर है, अच्छा गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, जो जितने भी कंडक्टर हैं उनकी रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? एक तो लेंथ, ठीक है, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना मोटा है, पतला है, थिक है, थिन है, लंबा, उनकी लेंथ पर, एल पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, मोटाई चौड़ाई इन सब पर, नेचर ऑफ द मटेरियल, किस तरह का मटेरियल हमने यूज़ किया है। अब यहाँ तीन चीज़ें आप ध्यान रखना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेंथ, जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ज़्यादा होगा उतना ही वो कम होगा। और इसको इस फॉर्मूले से दिया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। यहाँ पर ए है एरिया के लिए। अब यहाँ मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया, तो यहाँ पर L/A हो गया। भाई इन दोनों को एक साथ वो कर दो ना, एक जगह जोड़ दो इन दोनों को, तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, और अपॉन वाले को कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एरिया। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए, जैसे वहाँ R लगाया था ना पीछे रेजिस्टेंस वाले में, देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए मैंने लगा दिया था, एक कांस्टेंट ले लिया था R, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेना आप, जिसे कहते हैं रो कहते हैं रो। तो ये कांस्टेंट P जैसा है, लेकिन P की तरह मत बनाना, थोड़ा सा ऐसे बनाना। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका? रेजिस्टेंस का। जब हमारे पास लेंथ हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ भी है, V=IR, और इसमें से मुझे R निकालना हो तो V/I करके मैं निकाल सकती हूँ। एक फॉर्मूला मेरे पास यहाँ भी आ गया रेजिस्टेंस का, जब मेरे पास लेंथ हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो। और ये जो रो है आपका, ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। और ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कहलाती किसी भी मटेरियल की, किसी भी कंडक्टर की। और SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी रो की SI यूनिट है ओम मीटर। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, द मेटल एंड अलॉय। अब इस सबको आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है सारा कुछ, इसमें सारे थ्योरी से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। मेटल अलॉय हमारे कहाँ पर यूज़ होते हैं ज़्यादातर, ये बता रहे हैं। मेटल अलॉय जो होते हैं लो रेजिस्टिविटी, मतलब बहुत इनका रेजिस्टिविटी बहुत कम है, बहुत कम, ये उसको प्रतिरोध पैदा करते हैं करंट को पास होने में, इतनी है, मतलब माइनस में तो बहुत ही कम है। दे आर गुड कंडक्टर, जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना ही अच्छा फ्लो ऑफ करंट और उतने ही अच्छे वो कंडक्टर कहलाएंगे। इंसुलेटर जैसे रबर ग्लास वगैरह, इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत हाई है, देखो कितनी ज़्यादा है। और ये सारे के सारे हमारे इंसुलेटर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, बर्न नहीं होते हैं एलॉय जितने भी होते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप हीटर का जो कॉयल है या आपका जो सर्दी में हीटर वगैरह चलते हैं वो सब, या टोस्टर के अंदर जो भी कॉयल वगैरह लगे हैं, ऐसा नहीं वो जल के ख़त्म हो जाएंगे, नो, उनका ऑक्सीडाइज जो है नहीं होते हैं वो, मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब बर्न नहीं होते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह में लगाए जाते हैं, प्रेस वगैरह में, टोस्टर, इन सब में यूज़ करते हैं। अब टंगस्टन है एक, वो हमारा किस में यूज़ होता है? फिलामेंट में, बल्ब वगैरह के। और कॉपर एल्युमिनियम है, वो हमारे अच्छे ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, ये भी अच्छे कंडक्टर है ये सारे के सारे। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें सबकी रेजिस्टिविटी दी हुई है, किसकी सबसे ज़्यादा है, किसी का सबसे कम है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि आगे इस पर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं इस चैप्टर में से, 10 चैप्टर में से बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, लाइट वाले में से और इसमें से। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम
220 वोल्ट सोर्स। अब यहाँ पर क्या दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी वी में हो तो समझ जाओ पोटेंशियल डिफरेंस दिया। अब यहाँ पर आपको वी दे दिया। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, ये आपको आर दे दिया है, ठीक है। ओम में दिखे तो समझ जाओ आर है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम इतने फ्रॉम 220 सोर्स। मतलब ये आपको बता रहे हैं कि आपको फर्स्ट में क्या निकालना है, पहले तो कि हाउ मच करंट, आई निकालना है, ठीक। आपको आई निकालना है, आपको पता है आपका फॉर्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से वी इक्वल टू आई आर, और आई निकालने के लिए वी अपॉन आर कर दोगे। वी आपका 220 दिया हुआ है, आर आपका 1200 दिया हुआ है, अपॉन में रख के दोनों को दो जीरो से जीरो काटो और इसको सॉल्व करके लिख दो। और करंट हमेशा एम्पियर में आता है, इसके साथ ए भी लगा देना। इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, हमने पीछे पढ़ा भी था। और एक चीज़ और, 1 एम्पियर, 1 ओम, और ये सारा 1 में जितना पूछते हैं ना उसकी डेफिनेशन याद कर लेना। अब आप देखिए बी वाले में क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच करंट। अब भी करंट ही पूछ रहे हैं, आई पूछ रहे हैं। अब की बार आपकी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है जो बी है आपका वो 220 है, और आपका इस बार रेजिस्टेंस कम कर दिया, 100 कर दिया है, तो वही फॉर्मूला सेम लगेगा जो यहाँ पर लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वाला क्वेश्चन। वी आर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, दैट मीन्स वी दिया है आपको 60 व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का अगर ये करंट आपको देता है, आई दे दिया आपको। वॉट करंट विल द हीटर, अब कितना करंट देगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया जाए, इतना कर दिया जाए। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है हमारे पास V इक्वल टू आई आर, ठीक। आप इन्होंने हमसे पूछा है कि आप बताएंगे हमें V इक्वल्स टू आई आर का हमारे पास फॉर्मूला है। और इन्होंने पहले तो ये कहा है कि अगर आपके पास V है और आपके पास I है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है और आपके पास करंट है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा तो तब आपका करंट कितना फ्लो होगा, ठीक। तो पहले वाली सिचुएशन से हम पहले निकाल लेंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, और यहाँ पर V दिया है और A दिया है, ठीक। V और A दोनों देती हैं, तो वहाँ पर फॉर्मूला बन गया R इक्वल टू V अपॉन आई। मेन फॉर्मूला तो यही है, V इक्वल टू आई आर। अब की बार मुझे R निकालना है, तो V के अपॉन में मैंने I पहुँचा दिया, V के अपॉन में I पहुँचा दिया, इसको कैलकुलेट करके R निकाल लिया। हमने R क्यों निकाला है, ताकि हम नेक्स्ट सिचुएशन में जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ कर दिया गया उस कंडीशन में हम करंट कितना पास हो रहा है वो निकाल सकें। और उसके लिए फॉर्मूला हमारा लगता है I इक्वल्स टू V अपॉन आर। आई निकालना है तो V के अपॉन में R, तो मुझे R की ज़रूरत थी इसलिए मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया पहले ही। अब उसको पुट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, तो हमें पता चल गया आंसर। अब नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज दिस। अब 1 मीटर, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला जो आपने रो वाला फॉर्मूला देखा था वो वाला अप्लाई होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब चीज़ें आएंगी। अभी आपको क्वेश्चन देख के समझ जाओगे आप, जब लेंथ दे दी है, L दे दिया है, R दे दिया है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर दे दिया है उसका, तो एरिया की सारी चीज़ें बन रही हैं एरिया वाला फॉर्मूला लगाने की। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर यूजिंग, अब टेबल से प्रिडिक्ट करो ये मटेरियल भी कौन सा है। पहले तो आप उसकी रेजिस्टिविटी निकालो, R निकालो, रो निकालो। रो निकालने के लिए रेजिस्टिविटी कह रहे हैं ना ये आपसे, रेजिस्टिविटी निकालनी है आपको, रो निकालना है, और फिर देखना वो जो रो आया है आपका वो कौन से मेटल का है। टेबल आपकी जो बनी हुई है ना ये पीछे, इस टेबल में देख कर जो आपने पेज नंबर 207 पर जो आपकी टेबल 12.2 थी। अब यहाँ पर वी आर गिवन रेजिस्टेंस दे दिया आपको 26 ओम, डायमीटर दे दिया है, और डायमीटर जो है mm में दिया है, लेकिन हमारा जो हमें चाहिए होता है वो मीटर में चाहिए होता है। तो mm को मीटर में बदलने के लिए हम उसमें पहले डिवाइड करेंगे उसको कितने से, 10 टू द पावर -5 से करेंगे, 10 टू द पावर 5 से करेंगे, फिर वो ऊपर आ जाएगा। एक ज़ीरो से तो पॉइंट हट गया ये, और बाकी -4 ऊपर लग गया क्योंकि वो नीचे था। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बाद में करके दिखाऊंगी। एंड द लेंथ ऑफ एल ऑफ द वायर, लेंथ है वायर की 1 मीटर, इन्होंने गिवन है यहाँ। अब इक्वेशन है आपका जो फॉर्मूला है वो ये बैठता है,
आपने पहले भी रो वाला फॉर्मूला जो किया हुआ है वो ये फॉर्मूला है, ठीक। तो यहाँ से जब इन चीज़ों को उधर भेजोगे आप तो ए ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऊपर चला गया, आर पहले से वहाँ था, और एरिया हमें निकालना है। तो एरिया के लिए आप देखो, मुझे अगर डायमीटर अगर मुझे पता हो तो डायमीटर इक्वल्स टू 2r होता है। यहाँ फॉर्मूला लिख लो पहले, सिंपल वाला फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बन गया, ठीक है। आर अपनी जगह है, ठीक है, एल अपनी जगह है, लेकिन इस ए की जगह पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 कैसे आया, आप वो समझो। मुझे पता है डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। अगर मैं रेडियस निकालूँ तो वो डायमीटर की आधी होगी, 2 अपॉन पहुँच जाएगा। एरिया का फॉर्मूला हमारा किसी भी वायर का, तो वो सर्कल की शेप में होगी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का लगेगा ना, कोई भी कॉयल होगी, वायर होगी, तो वो हमारी सर्कल की शेप मानी जाएगी। पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आर की जगह मैंने क्या रख दिया, डी अपॉन 2। अब डी अपॉन 2 का स्क्वायर जब मैं खोलूँगी तो डी स्क्वायर अपॉन 4, एक ही जगह मैंने पाई डी स्क्वायर और अपॉन का 4 नीचे पहुँच गया एल के पास, गॉट इट। मैंने एक ही जगह लिखा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ जो जो चीज़ें मेरे पास है वो रख के सब कैलकुलेट करते जाओ। मेरे पास आर है 26, मेरे पास पाई की वैल्यू है 22/7, मेरे पास डी है डायमीटर ये रहा जिसको मैंने मीटर में चेंज किया था, और मेरे पास लेंथ है कितनी, 1 मीटर। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा आप टेबल में चेक करेंगे, तो टेबल में ये मैग्नीज़ का है रेजिस्टिविटी। तो ये मेटल जो हमारे पास आया जिसकी रेजिस्टिविटी इतनी है वो मैग्नीज़ है, ये भी पहचान के बताना है। तो टेबल थोड़ा सा आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं पेज नंबर 209 पर हमारा क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल। एक वायर है, उसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो आपका ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ दिस सेम मटेरियल। सेम मटेरियल की बनी है, लेकिन आपकी बार लेंथ 1/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। लेंथ आधी हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया। तो आपके पास फॉर्मूला है आर, लेंथ और एरिया पर जो आपका रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेकर चलता है, वो आपके पास ये है, इसको कहते हैं रो। अब ये एक आपका आगे यहाँ पर दिया है, लेंथ एल ही है और ए ही है, तो इस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड वायर में लेंथ आधी कर दी और एरिया डबल कर दिया, तो ये एल अपॉन 2 का 2 नीचे आ जाएगा। तो 1/4 को अगर मैं अलग कर लूँ, ये ऐसे होगा ना, एल अपॉन 2 इंटू ए। तो इन चीज़ों को मैंने अलग कर दिया और 1/4 मैंने यहाँ से निकाल कर इधर इस तरफ लिख दिया। 1/4 मैंने यहाँ कर दिया। एल आपका ये रो पी जैसा बनता है लेकिन थोड़ा सा झुका के बनाना, और ये हमारा ए, इनको मैंने अलग कर दिया। तो ऊपर दोनों से जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों से, तो देखो सिर्फ ये सेम है, ये चीज़ सिर्फ हमारा 1/4 है जो अलग है। तो आप देखो ये जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 4 था, तो इस 4 का 1/4 पार्ट रेजिस्टेंस 2 में रह गया है। तो इसका 1/4 पार्ट क्या होगा, 4 का 1/4 पार्ट करके देख लो कितना हो गया, 1, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर, सेकंड वाले का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था, फर्स्ट वाले का गिवन था, तो फर्स्ट वाले का 1/4 पार्ट होगा 1 ओम। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब आप देखिए जितनी आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर डबल कर दिया था, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस कम हो गया था। अब यहाँ से हमें ये कंक्लूजन देखने को मिलती है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होगा, मतलब मोटी तार होगी, चौड़ी होगी वो चीज़, तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा और फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है V इक्वल्स टू आई आर, आपको ओम्स वाले लॉ से पता है V इक्वल्स टू आई आर, और जब हमें और हमारा आर क्या होगा, V/I, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपका आर ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, करंट ज़्यादा होगा तो मतलब एक दूसरे के उल्टे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। किन फैक्टर्स के ऊपर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आपने देख लिया रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और
मटेरियल के नेचर पर। और सेकंड वाले में कह रहे हैं कि ये एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, तो किस में से हमारा और सेम मटेरियल की बनी है और उसमें वो किस में ईजिली करंट फ्लो करेगा, तो थिक वाले में करेगा ज़्यादा। जितना चौड़ा या बड़ा एरिया होगा आपका करंट उतना ही ज़्यादा ईजिली फ्लो करेगा, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस उसमें कम होगा। जितना एरिया बड़ा उतना रेजिस्टेंस कम, क्योंकि देखो एरिया और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा एरिया उतना रेजिस्टेंस कम, और जितना रेजिस्टेंस कम उतना ही फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा। अब यहाँ कह रहे हैं लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मेंटेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। अब यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपका अगर करंट हाफ कर दिया जाता है, ठीक है, आपका टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस हाफ टू इट्स फॉर्मर। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस करंट नहीं सॉरी लेट द रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी आपका हाफ कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, तो आपका करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आर से कोई लेना देना नहीं, उसको कांस्टेंट करके छोड़ दिया है। आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो कम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा ओम्स लॉ से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब आपका वी हाफ कर दिया है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दिया, तो आपका करंट भी ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, यही बात आप लिख कर के वी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पोटेंशियल डिफरेंस और आई जो है डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आपका वी हाफ होगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड ऑफ एलॉय रादर देन द प्योर मेटल्स। तो इसमें एक तो उनका ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो बर्न नहीं होते, और उनका रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको यूज़ किया जाता है। क्योंकि वो ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा करंट रोकने की कोशिश करिए, उस चक्कर में वो बहुत हीट हो जाएगी। अब टेबल का यूज़ करके आपको 12.2 जो आपका 209 पेज इससे पहले जो आपको दिखाई थी 207 पेज पर देख लो कहाँ पर है, उसका यूज़ करके कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हाँ 207 12.2 के साथ। अब इसमें आपको ये करना है विच अमंग द आयरन मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर। अब जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा वो बेटर कंडक्टर होगा। आप देख लेना विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर, कौन सा मटेरियल आपका अच्छा कंडक्टर है, आपको पूरी टेबल में देखकर बता देना। जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। अब रेजिस्टर्स आपको पता चल गया है कि किसी भी करंट के फ्लो में जो प्रतिरोधक पैदा करता है वो आपका रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर को अरेंज करने के अब ये देखो द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस। अब आप अंडरलाइन भी करते जाना जो जो चीज़ें मैं करती हूँ। द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। आपका करंट जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस मतलब आर पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर मतलब वी पर। आपका फॉर्मूला भी है ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू आई आर। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब ये कह रहे हैं कि देयर आर दो चीज़ें हैं आपकी रजिस्टर्स को एक साथ जोड़ने के लिए। दो मेथड है। एक तो रजिस्टर्स आप पैरेलल में जोड़ते हैं और एक सीरीज़ में जोड़ते हैं। जब एंड टू एंड आप जैसे मान लो 3 हमारे पास रजिस्टर है R1 R2 R3, अगर उनको हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, एक एंड से दूसरा एंड फिर दूसरे एंड से तीसरा एंड, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सीरीज़ में हमने इसको क्या किया है, कनेक्ट किया है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा किस पर डिपेंड करता है, बैटरी की पावर पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट करते हैं हम। जितनी ज़्यादा बैटरी की पावर होगी उसी हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा कम होगा। अब आपके रजिस्टर्स जो हैं उनको दो तरह से हम अरेंज करते हैं, एक सीरीज़ में और एक पैरेलल। ये सीरीज़ वाला, ये पैरेलल वाला। जब एंड टू एंड देखो, इसका एक एंड दूसरा एंड से जोड़ दिया, दूसरा एंड तीसरे एंड से जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये हो गया सीरीज़ वाला जो कनेक्शन हो गया रजिस्टर्स का, वो हमारा ये हो गया। और रजिस्टर्स आपको पता है ये प्रतिरोध पैदा करने के लिए लगे हुए हैं। अब यहाँ आप देखना, हमेशा एमीटर जो होता है करंट नापने का एक उपकरण होता है हमारे पास एक, तो इसको हम हमेशा किस में लगाते हैं, सीरीज़ में। और ये हमारा क्या होता है, वोल्टामीटर, वोल्टेज नापने के लिए वोल्टामीटर होता है। और इसको हम किस में लगाते हैं, पैरेलल में। और यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये पैरेलल में लगता है हमेशा हमारे सर्किट में और ये सीरीज़ में। अब यहाँ पर हमारे कितने ये लगे हुए हैं,
यहाँ हमारी बैटरी हो गई, ये हमारी की हो गई। और हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव की तरफ से करंट फ्लो होता है और नेगेटिव की तरफ आता है। यहाँ भी देखो पॉजिटिव से निकला, पॉजिटिव फ्लो जितने भी होंगे वो पॉजिटिव की तरफ से होंगे, जितने भी निकलेंगे वो नेगेटिव से घुसेगा। जहाँ भी करंट यहाँ पर पॉजिटिव होगा, जब भी निकलेगा तो नेगेटिव होगा। यहाँ भी देखो करंट यहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव है, निकला तो नेगेटिव, यहाँ आ रहा है तो नेगेटिव की तरफ आता है। ये सर्किट में हमेशा ध्यान रखना। अब ये 3 रजिस्टर जब आप आपकी बार जिम कर लो, कितने भी रजिस्टर हो सकते हैं, मोर देन 1 होना चाहिए। बस आप देखो पैरेलल में कि सीरीज में उस हिसाब से लगाकर आप देखते हैं कि इसका क्या यूज़ होता है आगे चलकर। अब यहाँ देखो ये सीरीज़ में था ऊपर वाला, देखो एंड टू एंड, इसका एंड उससे, उसका एंड उससे ऐसे मिलाया था। अब ये यहाँ पर पैरेलल में लगे, 1 2 3 ऐसे पैरेलल में लगे। अब होता है पैरेलल लाइन ऐसे ऐसे होती है, 1 2 3। और ये आपका वोल्ट मीटर है जो कि पैरेलल में ही लगाया जाता है। ये आपका वो नापने के लिए होता है ना करंट एमीटर, ठीक है। अब आपका फ्लो ऑफ करंट इधर से ऐसे जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये आपकी की है जो कि फ़िलहाल क्लोज्ड है। क्लोज की में अभी तभी तो करंट फ्लो कर पा रहा है, इसको ओपन कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। रजिस्टर्स इन सीरीज़, अब यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रजिस्टर एक टर्म आई है कि अगर हम इतने सारे रजिस्टर्स ना लगाकर इन 3 की जगह एक लगा दें जो इन तीनों के क्या हैं इक्विवेलेंट, तो वो चीज़ हम कैसे फाइंड करेंगे, सीरीज़ में हम कैसे फाइंड करेंगे और पैरेलल में हम कैसे फाइंड करेंगे, ताकि इतने सारे रजिस्टर ना लगा के हम सिर्फ एक ही लगा लें। तो उसके लिए फॉर्मूले वगैरह भी आएंगे आगे जाकर। नेक्स्ट पेज पर आओ। इट मीन्स दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर द करंट इज़ द सेम। अब यहाँ पर यहाँ एक एक्टिविटी करके दिखाई है। इस एक्टिविटी को आप पढ़ के देख लेना कि अगर 3 रजिस्टर्स हैं उनको सीरीज़ में लगा दिया हमने और उनके ऊपर एक बैटरी लगाई है 6 वोल्ट की फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। एक बैटरी भी लगा दी है, मान लो ये हमारी 6 वोल्ट की एक बैटरी है आपकी। अब ये यहाँ पर 3 हमारे रजिस्टर्स हैं, मान लो ये 1 ओम है, ये 2, ये 3। देखो ये 3 रजिस्टर्स हैं 1 2 3 और उनके ऊपर 6 वोल्ट की मान लो मैंने बैटरी लगा दी। उस एक्टिविटी के हिसाब से इस फिगर को अगर हम देखें और जो की है उसको प्लग कर दो, मतलब बंद कर दो और रीडिंग देखो। फिर एमीटर में रीडिंग देखो आप कितनी बैटरी है और फिर चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर। आप पोजीशन चेंज करके देख लो, यहाँ की जगह कहीं और लगा के देख लो इसको जहाँ आप चाहें और फिर आप उसकी रीडिंग देखो आप, फिर आपको क्या मिलता है। तो इसका कंक्लूज़न इस एक्टिविटी का जो आपकी इस पेज पर थी 210 पर नीचे, इसका कंक्लूजन क्या आता है इतना कुछ करने के बाद। यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ करंट इन द एमीटर इज सेम। अब कहीं से भी देखेंगे तो वैल्यू ऑफ करंट सेम रहेगी और कहीं भी लगाओ उसको, सीरीज़ वाले की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं भी लगा दो तो उसकी जो करंट है सेम रहेगा। इट मीन्स दैट ए सीरीज कॉम्बिनेशन द रजिस्टर्स ऑफ द करंट इज़ द सेम। रजिस्टर जो है वो उनमें से सेम ही आपका करंट जा रहा है इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और हर पार्ट में सर्किट के। तो नेक्स्ट सीरीज़ की बात तो हो गई। अब यही सेम ऐसी तरह की एक्टिविटी है हमारी, इन्होंने इसमें भी करके दिखाई है। वहाँ पर हमने एमीटर को अलग अलग जगह रख के देखा, जैसे यहाँ रख के देखा, यहाँ रख के देखा, तो उसमें रीडिंग सेम आ रही है सीरीज़ वाले में। यहाँ पर भी एक अब एक्टिविटी में इस बार वोल्ट मीटर ले लिया है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही लगाते हैं, हमेशा पैरेलल में लगा दिया है। ये पैरेलल होता है, ऊपर नीचे ऐसे करके जो लगाते हैं। और इसको फिर से यहाँ रीडिंग देखी, यहाँ देखी, यहाँ देखी, तो इससे क्या ऑब्जर्व हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3। ये इन तीनों को अलग अलग सम करके निकल के आया है, ठीक। तो इन तीनों का जब हमने निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस तीनों जगहों पर अलग अलग, तो उनका सम करके हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आएगा। दैट इज़ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। इसको हम जो यहाँ पर लिखा है इसको सिंपली हम ऐसे समझते हैं कि V इक्वल टू जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करने के बाद आएगा। इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द 3 रजिस्टर्स जॉइंड इन सीरीज बाय इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर। 3 रजिस्टर्स को सिंगल इक्विवेलेंट रजिस्टर से हम चेंज कर सकते हैं सीरीज़ में, और जिसका रेजिस्टेंस अकेले का ही R होगा। R1 R2 R3 की जगह हम
आर ही रख सकते हैं। सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट एंड द करंट आई थ्रू द सर्किट रिमेन द सेम। इस तरह से कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी सेम रहे और हमारा करंट भी सेम रहे। इस कंडीशन में हम अपना R1, R2, R3 को सिंपल एक R से रिप्लेस कर सकते हैं। ओम्स लॉ लगा के V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अगर मैं फर्स्ट वाले में इसको मेज़र करूँ, वोल्ट मीटर जो मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पर इस वाले फिगर में, फर्स्ट वाले में मेज़र करूँ तो वो कितना आया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आई R1, आई तो सब में सेम रहेगा। दूसरे में निकालूँ तो आई R2 और तीसरे में आई R3। जब मैं टोटल निकालूँगी वी को तो मेरा वी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर V इक्वल टू आई आर लिख दिया सिंपल, ठीक है। तो V मेरा है, V की जगह मैंने अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो V की जगह V इक्वल टू आई आर और R1, R2, R3 ऐसे करके मैंने ऐड कर दिया सबको। अब यहाँ से मेरा V जो ऐसे है, मतलब सीरीज़ में जो मेरा V है, सीरीज़ में सीधे सीधे जुड़ते हैं हमारे। आप सिंपली ऐसे भी याद रखो, जो रजिस्टर्स हैं हमारे वो सीरीज़ में बिल्कुल सीधे सीधे जुड़ते हैं और पैरेलल में हमारे 1 अपॉन करके जोड़े जाते हैं। पैरेलल वाले में ये फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ आएगा, आपका फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होगा और सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आएगा कि रजिस्टर को ऐसे ऐसे लगाना है। देखो यहाँ पर पैरेलल वाले का ये फॉर्मूला है, आप ये 2 फॉर्मूले अच्छे से याद रखना। बाकी तो चीज़ें थियोरेटिकल तो चलेंगी, इनमें से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे थोड़े सोच के करने वाले, लेकिन ये फॉर्मूले ज़रूर याद रखना कि पैरेलल में हमारे रजिस्टर्स 1 अपॉन करके ऐड होते हैं और सीरीज़ में हमारे रजिस्टर्स जो ऐड होते हैं वो ऐसे ही सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, अभी ज़्यादा थ्योरी आप एक डिटेल में पढ़ लेना है वो एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है, उसमें एक लैंप है, लैंप का रेजिस्टेंस है 20 ओम, एक यहाँ पर आपके पास एंड कंडक्टर और एक कंडक्टर लगा दिया जैसे उसका 4 ओम और रेजिस्टेंस है, इसका 20 ओम है, इसका 4 ओम है। एक बैटरी लगा दी है 6 वोल्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 ओम है, 6 वोल्ट है। और इसमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ए नंबर पे द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देखो दोनों सीरीज़ में लगे हैं, एक ही लाइन पे इसका एंड इसके एंड से जुड़ा है, ठीक। अगर ऊपर नीचे जुड़े होते हैं एक लाइन और ऐड करके ऐसे यहाँ पर मान लो यहाँ मैंने बल्ब जोड़ दिया तो यह होता है पैरेलल में, बट नहीं, अभी हमारे फ़िलहाल सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो आपका सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐसे ही सीधा सीधा जुड़ जाता है। रेजिस्टेंस जब हम निकालते हैं सीरीज़ में तो दोनों R1, R2 को जितने भी होंगे R हमारे उनको सीधा सीधा हम जोड़ देंगे। तो रेजिस्टेंस निकाल लिया सर्किट का। बी हमारा पूछ रहे हैं द करंट थ्रू द सर्किट, कितना करंट फ्लो होगा सर्किट से। द पोटेंशियल, करंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। हमें I निकालना है तो I निकालना है V अपॉन आर, V अपॉन आर, और R कौन सा लेंगे जो टोटल वाला जो सीरीज़ वाला हमने निकाला है उसको ऊपर नीचे करके कैलकुलेट कर देंगे। थर्ड चीज़ हमसे पूछी है सी में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लैम्प का भी और कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V पूछा है, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है हमारा। फर्स्ट में I कितना है, करंट दोनों में सेम रहेगा 0.25, हमने कैलकुलेट किया ना करंट, ये तो सेम रहेगा दोनों में। फर्स्ट वाले में मेरा R क्या है 20 ओम, फर्स्ट वाले में मेरा R क्या है ये, इसमें बल्ब में निकालेंगे तो 20 ओम, और अगर इस वाले में निकालेंगे कंडक्टर में तो मेरा 4 ओम था। दोनों का अलग अलग मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V निकाल कर दिखा दिया है। अब आप देखिए पैरेलल में जब हमारे रजिस्टर्स ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, रजिस्टर्स हमारे जब पैरेलल में जोड़े जाते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से जोड़े जाते हैं लाइन ऐड कर करके। देखो 3 लाइनें अलग अलग पैरेलल हो गए, और वोल्ट मीटर तो आपका पैरेलल में लगता ही लगता है। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाएं तो ये भी ध्यान रखिए कि फ्लो जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा, भले ही बीच में फिर एमीटर आ जाए, वोल्ट मीटर आ जाए, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसका फ्लो रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपको पता है कि आपका पैरेलल वाला फॉर्मूला है, तो इस चीज़ को सारे को पढ़ के हम इसको ऐड करेंगे, V से V काटेंगे, वो चीज़ें तो है ही, लेकिन मोटा मोटा आप ये ध्यान रखें कि पैरेलल वाले का अगर पैरेलल में रजिस्टर जुड़े हो तो ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का, टोटल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रजिस्टर्स है उसको निकालने का फॉर्मूला आपका ये है। अब बस इतना रखते हैं।